हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हमने इस बैच को एक स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है लास्ट मोमेंट बैच। यानी कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराना इस बैच का मेन उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का किस तरह से रिवीजन करने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ओवरऑल 9 चैप्टर दे रखे हैं जिसमें से केवल 8 चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं 8 चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, जिसमें मैंने लास्ट के 10 ईयर्स के सभी PYQs भी रखे हैं। और इस चैप्टर में यानी जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद इसका जो कंप्लीट PDF है वो जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसका कि सबसे पहला लेक्चर है ये। और इसमें हम इसका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करें हम इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं छोटा सा चैप्टर है, ओवरऑल 6 इसमें टॉपिक्स दिए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कंक्रीट की, 1-2 बार एग्जाम में पूछी गई है कंक्रीट की डेफिनेशन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। तो एक तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है इसमें। इसके बाद दूसरा टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के ग्रेड भी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट के विभिन्न प्रकार, कौन कौन से टाइप की कंक्रीट होती हैं। तो ये शायद नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन पहले दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट थे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट के गुण क्या होते हैं। एंड इसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण व दोष। देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टीज होंगी आपकी प्लास्टिक स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, जबकि ये कंक्रीट जब बन के तैयार हो जाती है उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसके, लाभ और हानि भी इनको कह देते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं ये, लेकिन हम इन दोनों को ही कवर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक और टॉपिक है रीजंस फॉर प्रेफरेंस ऑफ कंक्रीट ओवर अदर मटेरियल, यानी अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण क्या है ये बताने हैं इसमें। ठीक है, ओवरऑल 6 टॉपिक हैं इसमें। पहला टॉपिक इंपोर्टेंट है आपका, दूसरा टॉपिक भी इंपोर्टेंट है, तीसरा टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है, चौथा टॉपिक इंपोर्टेंट है प्रॉपर्टीज, और 5वां भी इंपोर्टेंट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये 4 टॉपिक केवल आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी जो 2 टॉपिक बचे हैं इनको आप नॉर्मली रीड आउट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस पहले चैप्टर से लास्ट के 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि हमें एक बार ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BTE UP का एग्जाम पेपर 2021-22। 2021-22 में जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे केवल 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पहले क्वेश्चन का A पार्ट पूछा गया था, कंक्रीट के लाभ तथा हानि क्या है। तो अभी आपको कहा था ना टॉपिक इंपोर्टेंट है, आपने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ लिए 2021-22 के पेपर में। ठीक है, ये पूछे गए थे, क्लियर है सभी को। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था 21-22 के पेपर में, वो तीसरे का B पार्ट पूछा था कि हल्के एवं मध्यम कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड क्या हैं। अब सिर्फ आप हल्के और मध्यम ही नहीं बल्कि हर एक टाइप के कंक्रीट के ग्रेड बता पाएंगे। ठीक है, मिश्रण अविकल्पन, या बेटा अविकल्पन होगा, हेतु कार्य क्षेत्र से किस प्रकार की सूचना चाहिए। तो यहाँ ये तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए लिख दिया गया है, आप इसमें थ्योरी अपने से बना के लिख सकते थे। मेन तो यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा गया था। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लाइट एंड मीडियम कंक्रीट, कंक्रीट के ग्रेड्स बताने थे आपको।
और इन ग्रेड से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये भी आपको बताना था। तो जब भी आप इसका आंसर करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखेंगे, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य की परिभाषा, ताकि ग्रेड में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य तो पता चलती है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप, ठीक है। तो ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट था, 2 क्वेश्चन पूछे थे बेटा, ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के, तो इंपोर्टेंट है पहला चैप्टर। मिनिमम 1 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तब भी 5 नंबर तैयार होंगे इस अकेले लेक्चर से, ठीक है। इसके बाद 20-21 के पेपर की बात करें तो 20-21 में देखिए क्या पूछा है, कंक्रीट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछिए बच्चे। डेफिनेशन केवल किस किस की, डिफाइन कंक्रीट एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कंक्रीट की परिभाषा हर बच्चे को पता है, और एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कंक्रीट के गुणों का अध्ययन करते हैं वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती है। कंक्रीट के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको किस प्रकार से हमें यूज करना है, यानी कंक्रीट बनाना कैसे है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे मिक्सचर तैयार करना है, बैचिंग कैसे करनी है, कैसे प्लेस करना है उसको, फिनिशिंग, ये सभी चीजें हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं ना। तो ये लिख देंगे, कंक्रीट एवं कंक्रीट के व्यवहार और उसकी सभी संक्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती है। और कंक्रीट की डेफिनेशन तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद 20-21 वाले पेपर में ही एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, कंक्रीट के अलाव यानी नुकसान के बारे में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको एक्चुअल में ये डिसएडवांटेज था, केवल अलाव लिखा है ना, तो एडवांटेज नहीं आएगा, ओनली डिसएडवांटेज आएगा। इसे थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। बताइए एडवांटेज जो लिखा है ना इसको हटा देना यहाँ से, क्योंकि एडवांटेज ना आके केवल डिसएडवांटेज पूछे हैं। तो कंक्रीट के डिसएडवांटेज क्या है आपको ये बताने थे इसमें, तो सभी बच्चे बता सकते हैं, यानी मैं लिख पढ़ाऊंगा आपको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं बार बार। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कहा था इंपॉर्टेंट है, तो डिसएडवांटेज पूछ लिया है इसमें 20-21 वाले पेपर में, ठीक है। इसके बाद 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस पेपर से, ठीक है, सॉरी इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 2019 के पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। 2018 वाले पेपर को देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन तो पूछा था, अन्य भवन निर्माण सामग्री की तुलना में कंक्रीट के क्या लाभ हैं, और कंक्रीट के उपयोग लिखे। बेटा अब इसको भी आप अनइम्पोर्टेंट नहीं कर सकते, इसे भी इंपोर्टेंट कर ही लीजिए, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ लिया ना, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता क्यों दी जाती है, यही तो क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन के रूप में किस तरह पूछा जा रहा है, अन्य भवन निर्माण सामग्री की तुलना में कंक्रीट के क्या लाभ हैं, कंक्रीट को ही क्यों यूज करते हैं बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पूरा चैप्टर ही रिवाइज करा दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन देख लें आप किस तरह से पूछेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो आपको नया ना लगे, पहले से ही देखा हुआ क्वेश्चन लगेगा। आंसर अभी करेंगे ही, ठीक है। 18 के पेपर में सीमेंट कंक्रीट के भौतिक गुण धर्म पूछे गए थे। भौतिक गुण की बात कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, इसमें आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, प्लास्टिक स्टेट में भी सॉलिड स्टेट में भी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पूछा है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो ये हो गए आपके 2018 के पेपर की बात। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था, आप ठोस कंक्रीट से क्या समझते हैं। आपको ठोस कंक्रीट के बारे में बताना था, हार्डन कंक्रीट क्या होती है, और कंक्रीट के गुण लिखने थे बेटा, ठोस अवस्था में कंक्रीट के गुण, क्योंकि सॉरी कठोर कंक्रीट की बात कर रहा था, कठोर ठोस एक ही मतलब है। तो कठोर कंक्रीट क्या है और कठोर कंक्रीट के गुण आपको लिखने थे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज बतानी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक पेपर में लगभग पूछी गई है बार बार, ठीक। 2017 के पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, प्लास्टिक चरण में कंक्रीट के विभिन्न गुण की संक्षेप में व्याख्या करें। बेटा प्लास्टिक स्टेट में, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज बतानी थी कंक्रीट की प्लास्टिक स्टेज में, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट में भी बताएंगे, सॉलिड स्टेट में भी आपको हम बताएंगे यहाँ पर, बट आप ये देखते रहे क्वेश्चन कौन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एक चैप्टर को इतने अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन घूमेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछेगा और इससे बाहर आएगा भी नहीं, आई प्रॉमिस, ठीक है। 2016 के पेपर की बात करें तो यहाँ पर पूछा है, यहाँ फिर से देखिए 16 में भी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज पूछी है कंक्रीट की, महत्वपूर्ण गुण बताइए, तो बार बार प्रॉपर्टीज ही पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद 15 वाले पेपर में पूछा है आपसे कंक्रीट की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन पूछी है, कंक्रीट की परिभाषा,
और कंक्रीट सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निर्माण सामग्री क्यों है? तो वही लास्ट वाला टॉपिक जो था, अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में कंक्रीट को ही वरीयता क्यों दी जाती है, वो यहां पर आपको आंसर लिखना है। क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन पेपर हो गया आपका 15 वाला। 14 में कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया था। इसके बाद 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, कंक्रीट क्या है और इसके क्या लाभ हैं, एडवांटेज बताने थे। और 12-11 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो टॉपिक ओवरऑल यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए बच्चे, यही टॉपिक है केवल, और यही टॉपिक बार बार पूछ रहा है। बस ये टाइप्स ऑफ कंक्रीट नहीं पूछा गया था, बाकी सभी टॉपिक पूछे हैं, तो हम इसको ही क्यों छोड़ें, इसे भी रिवाइज कर लेंगे। तो जल्दी से इन 6 टॉपिक्स को मेरे साथ रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने आपको यहाँ पर सभी लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस दिखा दिए, बाकी यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। ये एक्चुअली हमने लास्ट ईयर कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और वही क्वेश्चन आपके यहाँ इंपॉर्टेंट भी बने हैं। कंक्रीट की परिभाषा, संघटक के नाम, क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से केवल डेफिनेशन थी। गुण और दोष यानी गुण अवगुण ये पूछ लिए। लक्षण की बात करें वही प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, और अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को क्यों वरीयता दी जाती है, क्वेश्चन थे। अब करते हैं इनके आंसर। विजिबल है सभी को, और जूम कर दें, दिख रहा है? चलिए सबसे पहले मुझे डेफिनेशन बता दीजिए कि डेफिनेशन क्या होती है कंक्रीट की। कंक्रीट की परिभाषा बताइए सबसे पहले। अगर हम बात करें कंक्रीट की परिभाषा के बारे में, तो इतना सबको पता है, जो कंक्रीट होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा। कंक्रीट जो होता है बेटा, ये कंक्रीट किस किस से मिलके बना होता है? तो कंक्रीट में सबने देखा है, सड़क बनते देखी है, घर में छत पड़ती है देखी है सभी ने। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें सबसे पहली चीज बेटा आपका होता है इसमें एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है, ठीक है, एग्रीगेट, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। एग्रीगेट, एग्रीगेट में 2 एग्रीगेट आते हैं आपके, एक फाइन एग्रीगेट आता है, मैं यहाँ पर स्पेस कम है इस तरह लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो थोड़ी, इस तरह से। सबसे पहला जो पदार्थ है इसमें एग्रीगेट आता है, जिसे हम मिलावा कहते हैं। ठीक है, एग्रीगेट मतलब मिलावा। देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पूरा रिवाइज हो जाएगा, प्लीज बोर नहीं होना। मिलावा, अब मिलावा 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, महीन मिलावा होता है ना बेटा, फाइन एग्रीगेट जिसे आप लोग महीन मिलावा कहते हैं। महीन मिलावा, महीन मिलावा के रूप में हम लोग बालू यूज करते हैं, बालू जिसे आप सैंड कहते हैं, सैंड। ठीक है, सैंड मतलब बालू। दूसरा होता है इसमें कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा। कोर्स एग्रीगेट मतलब क्या होता है बेटा? मोटा मिलावा। ठीक है, मोटा मिलावा, मोटा मिलावा। मोटा मिलावा के रूप में आप ग्रेवल यूज करते हैं, बजरी, ग्रेवल। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीगेट। दूसरा इसमें जो हम यूज करते हैं एग्रीगेट के बाद, इसमें सीमेंट यूज किया जाता है, सीमेंट, सीमेंट। और सीमेंट के बाद तीसरा बेटा हम इसमें यूज करते हैं, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, और पानी, वाटर यूज करते हैं। बाकी एयर तो अपने आप प्रेजेंट हो जाता है इसमें। तो मेन 3 है इसमें, एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है। एग्रीगेट में दोनों आ गए, यानी कुल मिलाकर 4 पदार्थ हैं, बालू है, बजरी है, और सीमेंट और पानी है। इन चारों को मिक्स करके, प्रॉपर अनुपात में मिक्स करके कंक्रीट बनाया जाता है। कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल हो गया। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। सेम इंग्लिश में, कंक्रीट इज ए कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल which is mainly prepared by mixing the right proportion of aggregate, cement and water। सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना? इतना तो आता है सभी को भाई, एग्जाम टाइम है ये। अब कंक्रीट बनाने के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ चाहिए? तो एक तो सीमेंट है। तो सीमेंट बेटा बंधक पदार्थ के रूप में यूज होता है, यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का या फिर लाइम का यूज करते हैं। अगर सीमेंट कंक्रीट बनाना है तो सीमेंट यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, लाइम कंक्रीट बनाना है तो लाइम का यूज करेंगे। ठीक है, अगर निष्क्रिय पदार्थ की बात करें तो निष्क्रिय पदार्थ मोटा मिलावा होता है, जिसमें बजरी गिट्टी आती है, और महीन मिलावा होता है बालू, सुर्खी या धातुमल। तो हमारा हो गया, देखिए यहाँ तो सीमेंट को याद रखिएगा, यहाँ बजरी, यहाँ बालू, और बाकी जल यूज करते हैं इसमें,
एडमिक्सचर भी मिला लेते हैं और वायु भी मिला लेते हैं। ये सारे पदार्थ हो गए जिनसे मिलके कंक्रीट बनता है। तो बस यही आपको यहाँ पर लिखना था, ऊपर हिंदी में है नीचे इंग्लिश में। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो कंक्रीट की परिभाषा पूछी गई थी तो सब बच्चे लिख देंगे, पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर पूरा कंप्लीट, एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर। इसमें इतना ही था। दूसरा जो टॉपिक है हमारा ग्रेड था बेटा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट था ना, कंक्रीट की ग्रेड। तो कंक्रीट की ग्रेड के अनुसार सबसे पहले तो आपको यहां पर ग्रेड को भी समझने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। भले ही आपने पढ़ रखा हो, रिवाइज कर लीजिए, चाहे डबल स्पीड में देखिए वीडियो। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो सुन करके भी याद होती हैं। अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य की डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हर बच्चे को पता होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आपको बताया था हम इसमें एक क्यूब लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? क्यूब लेते हैं, एक घन लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ये हमने एक क्यूब बना लिया। ये हमने एक घन बना लिया, ठीक है। साइज क्या रहता है इसका बेटा? ये कंक्रीट का एक घन तैयार करते हैं जिसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर, लंबाई भी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर कह दो चाहे 150 mm कह दो, तो 15 सेंटीमीटर का एक घन तैयार करते हैं। और ये घन बना होता है किसका बेटा? सीमेंट कंक्रीट का। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी 28 दिन तक तराई करते हैं, ठीक है। 28 डेज, इतने दिन तक तराई करेंगे। तराई को अंग्रेजी में क्वायरिंग कहते हैं, CURING, क्वायरिंग, ठीक है। 28 दिन तक तराई करने के बाद जब ये पूरा सॉलिड हो गया पूरी तरह से, अब इस पर लोड लगाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं? इस पर लोड अप्लाई करते हैं, लोड, ठीक है। लोड लगाने पर हमने ये ब्लॉक जो बनाया था, अब लोड लगाने के बाद आपने जब ब्लॉक को चेक किया तो चेक करने पर इसमें 95% तक आपके टेस्ट रिजल्ट पास होने चाहिए। 95% तक टेस्ट रिजल्ट पास होने चाहिए और केवल 5% ही टेस्ट रिजल्ट इसमें फेल होने चाहिए, फेल, ठीक है। तो ऐसी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हम कहेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य से तात्पर्य हो गया कि 15 सेंटीमीटर का कोई एक घन तैयार किया, उसकी 28 दिन तक तराई की और इस पर लोड लगाने के बाद केवल 5% ही इसमें फेलियर होगा, बाकी 95% तक ये जो ब्लॉक है पूरा सेम ऐसा ही रहेगा जैसा था। 5% फेल होने से मतलब थोड़े मोड़े क्रैक्स आ जाएंगे या थोड़ा बहुत किनारे झर गए उसके हल्के फुल्के, तो 5% ही फेल होगा, 95% तक ऐसा ही रहेगा। तो इस लोड को सहने की जो क्षमता है इसकी वही होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ आया? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है, एक्चुअल में हम जब ग्रेड बताते हैं किसी भी कंक्रीट की ग्रेड, तो आप सबको पता है, जैसे मैंने कह दिया M20 ग्रेड की मेरे पास कंक्रीट है, तो M तो यहाँ पर बेटा मिक्सचर होता है, ठीक है। जो कंक्रीट आपका बनाया गया है वो किस किस चीज से मिलके बना है उनका मिक्सचर को दर्शाता है M। और जो 20 लिखा हुआ है, ये 20 यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। यानी कि अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य समझ गए। अब आप ग्रेड देख सकते हैं। तो ग्रेडिंग के आधार पर कंक्रीट को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। वो 3 अलग अलग ग्रुप कौन से हैं बच्चे? तो वो 3 ग्रुप हैं। पहला हो गया आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, पहला हो गया ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। और तीसरा हो गया आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तीसरा कौन सा है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये सभी को समझ आ रहा है? तो देखिए ग्रेड के आधार पर हमने ये जो नीचे लिख रखा है ना, ये हमने इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य लिख रखी है, ठीक है। ये क्या है? ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। 28 दिन के पश्चात मेगा पास्कल में कह दो चाहे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कह दो, इधर जो लिखी है। इस टेबल को आप खड़ा करके भी बना सकते थे।
तो साधारण कंक्रीट जो होती है वो 3 ग्रेड में होती है केवल, M10, M15 और M20। आप ऐसे लिख लेना, इस तरह से ऐसे लिख लेना बच्चे। आप कैसे लिखेंगे, आप कुछ इस तरह से लिखना, कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। एक तरफ ऑर्डिनरी कंक्रीट लिखना, इसके ग्रेड क्या क्या होंगे, इसके ग्रेड आपको पता है, M15 आता है इसमें, M20 आता है इसमें, और सॉरी M10 से शुरू करेंगे ना इसको, कितना कितना बच्चे, इसमें आएगा M10 के बाद और इसमें कितना आएगा M15 और M20। 3 ग्रेड होती हैं केवल ऑर्डिनरी कंक्रीट की। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट है, इसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट में M20 तक यहाँ हो गया, तो इसको M25 से शुरू करते हैं, M25 से लेकर के, और ये कहाँ तक रहता है बच्चे, ये M55 तक होता है, M55 तक, ठीक है। चाहे जैसे टेबल बना लो। फिर हाई स्ट्रेंथ आती है आपकी, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 55 तक ये हो गई, तो M60 से लेके M80 तक। ये नीचे लिखा है ना, इसके साथ में लिखना ऐसे, M के साथ में लिखना ऐसे, 15, 10 जो भी है, ठीक है। ये टेबल इस तरह बनाई गई क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसीलिए। तो सभी को याद हो जाएगा बेटा ग्रेड के बारे में। तो ग्रेड के आधार पर कंक्रीट के 3 ग्रुप हैं, एक हो गई ऑर्डिनरी कंक्रीट, साधारण कंक्रीट, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट, और एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्वेश्चन जो पूछा था हल्की कंक्रीट और मध्यम कंक्रीट, उसकी ग्रेड बतानी थी। तो हल्की मतलब साधारण वाली ये है, M10, M15, M20 3 ग्रेड में होगी साधारण कंक्रीट, और M25 से लेके M55 तक ये आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट है, जो कि 7 ग्रेड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। और ये वाली जो लास्ट है आपकी M60 से M80 तक, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। तो याद रहेगा सभी को, आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो ग्रेड हमारा ये हो गया, ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें रेशियो की, जो ग्रेड है आपकी ये कंक्रीट की ग्रेड, इनमें किस अनुपात में क्या क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले ये सीमेंट होगा, ठीक है, ये सैंड होगा, और ये ग्रेवल होगा। समझ पा रहे हैं, यानी सीमेंट महीन मिलावा और मोटा मिलावा, ये सीमेंट है, ये बालू है, और ये बजरी है। हम M5 से शुरू करते हैं। इस टेबल को याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक बताई थी। M5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। ये 5 हमने ग्रेड ले ली यहाँ पर, कितनी, 1 2 3 4 5 6 ग्रेड। अब यहाँ से जब आप इनका रेशियो लिखेंगे तो सीमेंट में सबकी मात्रा 1:1 रहती है, सीमेंट में सबकी मात्रा बच्चे 1 रहती है, ठीक है। यानी 1 अनुपात हमने सीमेंट का लिया है। जब सीमेंट का आपने 1 अनुपात लिया है तो बाकी बालू का कितना लेंगे, तो यहाँ 5 लिखा है ना, 5 लिखा है, तो 5 से शुरू करिए उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1, नीचे 1 बच गया तो यहाँ पर 1.5 ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर ग्रेवल लिखेंगे तो इनको जस्ट डबल कर दीजिए, ये तरीका है याद करने का। 5 का 2 गुना 10, 8 3 दूनी 6, 2 का 2 गुना 4, 1.5 का 2 गुना 3, और ये 2। तो ये सभी आ गए आपके अनुपात, सीमेंट के, सैंड के और ग्रेवल के। इस रेशियो में हम लेते हैं ग्रेड को। तो ये यहाँ पर अनुपात भी आप बता दीजिएगा, जब आपसे पेपर में ग्रेड पूछे ना, विभिन्न प्रकार की कंक्रीट के ग्रेड को समझाइए, तो ये आपको टेबल बनानी है पूरी, इधर वाली ये टेबल, इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है पहले। इस टेबल को बनाने के बाद आप ये भी इसमें दिखा दीजिएगा, इसमें सीमेंट कंक्रीट में ये भी दिखा दीजिएगा रेशियो, ठीक है, और साथ में इसको भी डिफाइन कर दीजिएगा। ये तीनों चीज कर देनी है सिर्फ जब भी ग्रेड पूछेगा। इतना करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की परिभाषा, ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा और इसकी परिभाषा थ्योरी के रूप में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद ये टेबल बनाइएगा ग्रेड वाली। इसके बाद फिर आप ये सीमेंट कंक्रीट के जो रेशियो है ना, इनको दिखा दीजिएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंक्रीट है। अब कंक्रीट के प्रकार को आप लोग चाहे तो याद कर लीजिएगा, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, पेपर में नहीं पूछे गए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जल्दी से बता देता हूं मैं। देखिए कंक्रीट को किस किस तरह से यहाँ पर क्लासीफाई किया है। तो कंक्रीट का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला किया है बंधक पदार्थ के आधार पर। बंधक पदार्थ जानते हैं, जैसे सीमेंट है, बाइंडिंग मटेरियल है, चूना है, बाइंडिंग मटेरियल है। तो इसके आधार पर 3 तरह की आपकी कंक्रीट। एक होती है गारा कंक्रीट, मड कंक्रीट, जिसमें गारा यूज करते हैं बंधक पदार्थ के रूप में। दूसरा चूना कंक्रीट, जिसमें चूना यूज करते हैं बंधक पदार्थ के रूप में। तीसरा सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट यूज कर लेते हैं इसमें बंधक पदार्थ के रूप में। तो बंधक पदार्थ के आधार पर 3 तरह की हो गई। इसके बाद
फिर सीमेंट कंक्रीट के अलावा जो गारा कंक्रीट और चूना कंक्रीट है, इनका यूज बहुत कम किया जाता है क्योंकि इनकी सामर्थ्य काफी कम होती है, इसलिए सीमेंट कंक्रीट का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है इनके घनत्व के आधार पर, यानी डेंसिटी के बेस पर। डेंसिटी के बेस पर एक होती है नॉर्मल वेट कंक्रीट, जिसका वेट नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल वेट वाली कंक्रीट का घनत्व भी कम होगा, तो इसका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, या 2400 केजी पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है किसका, नॉर्मल वेट कंक्रीट का। ठीक है, इसके बाद लाइट वेट कंक्रीट की बात करते हैं। तो लाइट वेट कंक्रीट जो होती है, यानी ये और भी हल्की है, ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब घनत्व की होती है। और एक हैवी वेट कंक्रीट है, तो इसका घनत्व ज्यादा होता है 32। तो 24, 18, 32, ये तीन घनत्व याद कर लीजिए। तीन तरह की कंक्रीट हो गई। सबसे कम 18 है तो ये लाइट वेट है, हल्के भार वाली है। 24 है, बीच वाला है, तो ये नॉर्मल वेट कंक्रीट है। और 32 सबसे ज्यादा है, तो ये हैवी वेट कंक्रीट है। ठीक है, तो डेंसिटी के आधार पर याद हो गया। ठीक है, और बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर याद हो गया। तीसरा क्लासिफिकेशन है सामर्थ्य के आधार पर। सामर्थ्य के आधार पर मतलब इसकी स्ट्रेंथ बतानी है। तो एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है जिसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल होती है। मेगापास्कल को हम कहते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 20 से कम होगा। अभी आपको बताया था ना, ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 ग्रेड थी। कौन कौन सी, M10 था, M15 था और M20 था। तो साधारण कंक्रीट जो होती है उसकी सामर्थ्य 20 मेगापास्कल। ये क्या होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो यानी कि हम ये कह देंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होती है वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम सामर्थ्य की होती है। दूसरा आपको बताया था इसमें स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट, जो मानक सीमेंट कंक्रीट थी, इसका ग्रेड 20 के बाद क्या आएगा, 25। 20 के बाद क्या आएगा, 25। तो M25 से लेकर के, और ये M55 तक थी बेटा, M55 तक थी ना। इसका मतलब जो हमारी मानक कंक्रीट होगी, स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसकी सामर्थ्य 25 से लेके 55 मेगापास्कल होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी थी आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में बताया था M60 से होता है ग्रेड इसका, और M80 तक रहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, इसकी सामर्थ्य 60 से लेके 80 मेगापास्कल तक होती है। तो ये होगी आपकी स्ट्रेंथ के आधार पर कंक्रीट का क्लासिफिकेशन। 3 आधार पर कंक्रीट को हमने क्लासिफाई कर दिया। बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर गारे वाली कंक्रीट, चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। घनत्व के आधार पर नॉर्मल वेट वाली कंक्रीट, लाइट वेट वाली कंक्रीट, हैवी वेट की कंक्रीट। लाइट वेट में 18 लेंगे घनत्व किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, नॉर्मल में 24 और हैवी में 32। स्ट्रेंथ के आधार पर आप देख ही लिए, ग्रेड के आधार पर इसको बता दिया गया यहाँ पर। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के गुण की बात करें तो बेटा कंक्रीट के गुण यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप से आपको बताने हैं। एक तो प्लास्टिक स्टेट में आपको बताना है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक अवस्था में, किसमें, प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट में निम्नलिखित गुण होते हैं। प्लास्टिक का मतलब क्या है, जब कंक्रीट ताजा है, गीली है, आप उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट। दो स्टेज होती हैं। एक होता है प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट का मतलब क्या हो गया, जब ताजा कंक्रीट है। कैसी है, ताजा कंक्रीट, यानी गीली है कंक्रीट, आप इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, वो हो गया प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था। इस समय कठोर कंक्रीट है। कंक्रीट कैसी है बच्चे, कठोर कंक्रीट है। कंक्रीट जो है आपकी यहाँ पर कठोर हो चुकी है, सेट हो गई कंक्रीट, सेट होने के बाद कठोर हो गई, तो ये सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक स्टेट का मतलब कंक्रीट ताजा है, तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे। तो सबसे पहला गुण होता है इसमें वर्केबिलिटी, सुकार्यता। सुकार्यता आप सब जानते हैं, सु मतलब अच्छा,
कार्य मतलब वर्क हो गया, कार्य यानी ऐसी कंक्रीट जिस पर कार्य अच्छी तरह से किया जा सके, राजमिस्त्री को कार्य करने में कोई समस्या ना आए, तो ऐसी कंक्रीट में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है, वो सुकार्य कंक्रीट होती है। समझ पा रहे हैं ना। तो प्लास्टिक स्टेट में आपको अगर सुकार्यता बताना है तो कंक्रीट की सुकार्यता कम होनी चाहिए या ज्यादा, तो बोलेंगे कंक्रीट सुकार्य होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूखी भी ना हो कि उस पर अगर कन्नी वगैरह चला रहा है मिस्त्री तो चल नहीं पा रही ठीक से, अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पा रही है, तो कंक्रीट सुकार्य होनी चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा पानी नहीं मिलाना है कि उसकी सामर्थ्य कम हो जाए, ठीक है। तो वो वाटर सीमेंट रेशियो वाले चैप्टर में बता देंगे। फिलहाल इतना सुन लीजिए। वर्केबिलिटी से मतलब क्या है बेटा, वर्केबिलिटी से तात्पर्य है कि कंक्रीट पे हम कार्य आसानी से और अच्छे प्रकार से कर पाए, तो ये गुण होना चाहिए प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट में। तो सुकार्यता से तात्पर्य कंक्रीट का कार्यस्थल पर सुगमता से प्रयोग किया जाना है, अच्छी कंक्रीट सुकार्य होनी चाहिए, पहला गुण समझ आ गया। ये प्लास्टिक स्टेज में गुण है। दूसरा गुण होता है सेग्रीगेशन, पृथक्करण। पृथक्करण समझते हैं, कंक्रीट के अंदर जो मिलावे के कण होते हैं, बालू और गिट्टी जो होती है ना, जब कंक्रीट ज्यादा सूखी होगी तो उसमें से बजरी अलग अलग निकलने लग जाती है, बाहर एकदम अलग अलग हो जाती है सीमेंट उस कंक्रीट के पेस्ट से। तो जब कंक्रीट के पेस्ट से मिलावा बाहर निकल आए तो उसे कहते हैं पृथक्करण, अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया मिलावा। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, इसमें जो मिलावा है, मिलावे के कण अगर कंक्रीट से बाहर निकल जा रहे हैं तो वो सेग्रीगेशन हो रहा है। तो क्या हमारी कंक्रीट में सेग्रीगेशन होना चाहिए, बोलेंगे नहीं होना चाहिए सर। अगर सेग्रीगेशन हो गया कंक्रीट में तो फिर उसमें तो मिलावे की मात्रा कम हो जाएगी, और सूखी कंक्रीट है तो वो बेकार रहती है, मतलब सुकार्य होनी चाहिए लेकिन उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पृथक्करण होने पर कंक्रीट में मिलावे के कण अलग अलग हो जाते हैं, तो कंक्रीट में पृथक्करण नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण हो गया ताजा कंक्रीट का। तीसरा गुण निस्रवण, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब जानते हैं, हाथ काटो ब्लड बह रहा है, ऐसी कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है। उसका मतलब हो गया सीमेंट और पानी का जो पेस्ट होता है ना, अगर कंक्रीट से बह करके बाहर निकल आया तो समझ जाइए कंक्रीट में ब्लीडिंग हो रही है। और पानी की मात्रा में इतनी अधिक नहीं मिलानी होती है कंक्रीट में कि उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये दो चीज नहीं होनी चाहिए कंक्रीट में। कंक्रीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो सेग्रीगेशन हो ना ही ब्लीडिंग हो, ठीक है। तो निस्रवण से तात्पर्य कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग होना है, कंक्रीट में ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ताजा कंक्रीट के गुण थे तीनों। तो मुझे लगता है अगर आपसे पूछे, इन्हीं को भौतिक गुण भी कहते हैं, अगर कंक्रीट के भौतिक गुण आपसे पूछे जाएं तो आप लिखेंगे भौतिक गुण में आता है पहला प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट के गुण, जिसमें आप सुकार्यता, पृथक्करण और निस्रवण ये तीन गुण लिख के आएंगे, ठीक। और भौतिक गुण में ही आप लिखेंगे ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में, सबसे पहले तो हमने आपको यहां बता दिया प्लास्टिक स्टेज में, सबसे पहले क्या बताया प्लास्टिक स्टेज में। अब बात कर रहे हैं हम कठोर अवस्था में। कठोर मतलब जब सॉलिड स्टेट में है, यानी कंक्रीट जो सेट हो चुकी है, ठीक है, कठोर हो गई। तो इस केस में क्या गुण होते हैं, तो बेटा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट गुण है सामर्थ्य। भाई जब कंक्रीट आपने बनाई और वो सूख करके कठोर हो गई तो उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए ना। जैसे आपने छत बना दी, छत कठोर हो गई, अब तो कठोर अवस्था में क्या गुण होने चाहिए कंक्रीट में, कि वो लोड को सह ले। छत पे कोई भी सामान रख दिया तो उससे छत टूटे ना, तभी तो मजबूत है कंक्रीट आपकी। तो क्या कह देंगे सामर्थ्य के बारे में, कंक्रीट की सामर्थ्य से तात्पर्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य से होता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसकी कंप्रेसिव का केवल 1/10 गुना होती है, मात्र 10% होती है जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए स्ट्रेंथ से मतलब सीधे समझेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य। तो कंक्रीट की सामर्थ्य से तात्पर्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य से है, क्योंकि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का मात्र 10% ही होती है, ठीक है, 10 से 15%, जिस कारण कंक्रीट के साथ इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए कंक्रीट के साथ हम स्टील का यूज करते हैं। स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ को बहुत अधिक बढ़ा देता है, इसलिए आप देखते हैं आरसीसी के सेक्शन बनाए जाते हैं, उसमें जो आर होता है ना वही आपका स्टील है। रेनफोर्समेंट कहते हैं आर को, प्रबलन, ये आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। आरसीसी बहुत हमारा फेवरेट है, ठीक है। तो
इसीलिए क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ स्टील का यूज किया जाता है। मुख्य रूप से कंक्रीट की सामर्थ्य इसके संघटकों की सामर्थ्य, यानी जो कंक्रीट की सामर्थ्य हमें मिलती है ना, वो इसके अंदर जो संघटक हैं, जो कंपोनेंट हैं इसके, सीमेंट, बालू, एग्रीगेट, इन सब के कारण मिलती है। और जल सीमेंट अनुपात जो होता है इस पे भी डिपेंड करती है, संघटकों का अनुपातन इस पे डिपेंड करेगी, और कंक्रीट की कुटाई और कंक्रीट की तराई पर भी डिपेंड करती है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य किस किस पर डिपेंड करेगी, समझ में आ गया ना, किस किस पर करेगी बेटा। सबसे पहले तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो होती है वो संघटक की सामर्थ्य पर डिपेंड करेगी। इसके अंदर जो संघटक हैं, इसके अंदर बेटा जो संघटक हैं जिनसे मिलकर कंक्रीट बनी है उनकी सामर्थ्य पर, उनकी सामर्थ्य ज्यादा होगी तो कंक्रीट की सामर्थ्य ज्यादा होगी। जल सीमेंट अनुपात पर भी डिपेंड करती है, एक निश्चित होना चाहिए जल सीमेंट अनुपात 0.4 से 0.6, पूरा चैप्टर है आगे बताएंगे, ठीक है। संघटकों के अनुपातन पर भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, कंक्रीट की तराई पर, कंक्रीट की कुटाई पर और कंक्रीट की तराई पर डिपेंड करती है। इन चीजों पर कंक्रीट की सामर्थ्य डिपेंड करती है, याद रहेगा सभी को। तो ठोस अवस्था में पहला गुण हो गया सामर्थ्य। दूसरा गुण देखिए ठोस अवस्था में दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण देख लीजिए, यहां से देख पा रहे हैं सभी बच्चे। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन। तो ये बताइए कंक्रीट टिकाऊ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कंक्रीट का शीघ्र अपघटन ना हो, इसके लिए कंक्रीट का टिकाऊ होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अपघटन मतलब ये डिकम्पोज ना हो, अलग अलग टूटे ना ये, ठीक है। तो इसके लिए ड्यूरेबल होनी चाहिए कंक्रीट। आगे इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब अपारगम्यता कहते हैं या अप्रवेश्यता, यानी इसमें से पानी जो है आर पार नहीं निकलना चाहिए। अगर कंक्रीट में से पानी आर पार निकलने लग गया तो छत पे बारिश का पानी तो नीचे आ जाएगा टपक करके। तो आपकी कंक्रीट ऐसी होनी चाहिए जो जल को रोक सके, यानी कंक्रीट जल रोधी भी होनी चाहिए, ये कठोर होने के बाद का गुण है। इसके बाद एक और गुण है इसमें, न्यूनतम आकार परिवर्तन यानी मिनिमम डायमेंशनल चेंज, इसके डायमेंशन में कम से कम चेंज आने चाहिए। जब कंक्रीट पहले ताजा है और उसके बाद सूख करके सिकुड़े ना बहुत ज्यादा, तो ऐसी कंक्रीट होनी चाहिए हमारी। तो कठोर होने के पश्चात इसके आकार में परिवर्तन एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कठोर अवस्था में हो गए 4 गुण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब कंक्रीट ताजा है प्लास्टिक अवस्था में तो ये 3 गुण होने चाहिए, और कंक्रीट जब कठोर है तो ये 4 गुण इसके अंदर होने चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछे, आपको मैंने दिखाया अभी तक क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद इसके लाभ और हानि की बात कर लेते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, या एडवांटेज को लाभ हानि की जगह गुण दोष लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो वाले गुण दोष पूछेगा तो आपसे वो कहेगा प्रॉपर्टीज बतानी है, भौतिक गुण कहेगा या कहेगा प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट के गुण बताओ, और केवल गुण दोष लिख दे तो आप अंग्रेजी भाषा जरूर देख लेना। अगर प्रॉपर्टी लिखा है तो पीछे वाले लिखने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है तो ये लिखने हैं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गुण की बात करें तो इसके देखिए टोटल 8-9 गुण हैं। तो कंक्रीट के अंदर क्या क्या गुण होते हैं आप खुद बताइए सोच करके। भाई कंक्रीट की सामर्थ्य ज्यादा होती है, टिकाऊ होती है कंक्रीट, इसकी एज बहुत अधिक होती है, लंबे समय तक बनी रहती है ये। तो बहुत सारे गुण आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो कंक्रीट अन्य भवन पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती है और निकट में प्राप्त होने वाले अवयवों से तैयार हो जाती है। कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो आसानी से हमें सभी मटेरियल मिल जाते हैं, पानी, सीमेंट, बालू, बजरी सब मिल जाता है। इसके बाद कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसे हम पत्थर की चट्टान के बराबर मान सकते हैं। इसका क्षय नहीं होता, यानी जंग वगैरह लगती नहीं है इस पर, तो क्षय कहां से होगा। यह मौसम के प्रभाव से भी खराब नहीं होती, दूसरा गुण। तीसरा गुण हो गया इसका उत्पादन सरलता से किया जा सकता है, यानी इसको सरलता से बनाया जा सकता है, ठीक है। ईंट, इस्पात, प्लास्टिक सभी पदार्थों के निर्माण से इसका निर्माण सरल है काफी, समझ पा रहे हैं। ईंट का निर्माण बहुत कठिन होता है, मिट्टी है, पहले सांचे में उसको ढालते हैं, फिर पकाते हैं चिमनियों में, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। कंक्रीट बहुत सिंपल तरीके से, हमने पढ़ाई भी था आपको, हैंड मिक्सिंग करते हैं, हाथ से मिक्स करके भी बनाई जा सकती है कंक्रीट छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पर मिक्सर आते हैं, उनके द्वारा बना सकते हैं कंक्रीट, ठीक है। बट बहुत
बहुत सरल है इन सब की अपेक्षा। प्लास्टिक, इस्पात, स्टील बनाने में तो और मेहनत लगती है, ठीक है। आगे, इसे सुघट्य अवस्था में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सुघट्य मतलब प्लास्टिक, अगर कंक्रीट ताजा है, प्लास्टिक है, तो आप किसी भी इसको शेप में डाल सकते हैं, चाहे जिस सांचे में डाल दो उसी का आकार ले लेगी ये, ठीक है। इसकी ढलाई में प्रयुक्त तख्ताबंदी जो फॉर्मवर्क है, इसको फिर दूसरे कार्य में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें छत बनानी है, छत के नीचे हमने सेटरिंग का सामान लगा दिया, छत डाल दी, उसके बाद जब ये सेट हो जाए तो अपनी सेटरिंग का सामान निकाल के फिर कहीं और यूज में ले लो आप, ठीक है। तो ये भी इसका एक गुण है। आगे, यह है संपीड़न में अत्यंत कठोर है। यदि इसे इस्पात के साथ प्रयोग किया जाए तो इसका यूज जो है असीमित रूप से किसी भी संरचना में किया जा सकता है। आरसीसी का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल, तो कंक्रीट को अगर स्टील के साथ हम यूज कर लें तो इसको असीमित रूप से किसी भी संरचना कार्य में यूज कर सकते हैं। अगला यूज है इसका, इसके ऊपर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। कंक्रीट बेटा जलती भी नहीं है, धूप से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीलन से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, पानी, ये जलरोधी होती है, पानी इसमें से टपक नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद इसकी आयु अत्यधिक होती है, इसके अनुरक्षण पर भी ज्यादा खर्च नहीं होता, ठीक है। अनुरक्षण, मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च इस पर नहीं आता है। गुण हो गए 7, इसमें 2 गुण और हैं। एक है 8वां गुण, इसकी ढलाई पंप करके भी की जा सकती है, यानी पंपों में भर के भी इसको बनाया जाता है ना, देखा आपने, एक जगह से दूसरी जगह भी पंपिंग से हम पहुंचा देते हैं, बना भी सकते हैं, इसकी ढलाई भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग दुर्गम स्थितियों में भी संभव है। दुर्गम स्थिति मतलब पानी के नीचे भी हम इसका यूज कर लेते हैं, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में पढ़ाया था आपको, ट्रीमी कंडीशन, जिसमें एक कीप जैसी रहती है इस तरह की, नदी के अंदर इसको लगा देते हैं ऐसे, और इस कीप के थ्रू कंक्रीट जो होती है अपनी, इस कंक्रीट को नीचे पहुंचा देते हैं, यहाँ पर जल के नीचे, यहाँ पर पानी के नीचे कंक्रीटिंग वर्क कर सकते हैं। यानी दुर्गम स्थितियों में भी हम कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ आ रही है भाई? बोलिए क्लियर है भाई सभी को? चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, इसके बाद इसका एक और गुण है, इसमें यदि दरार इत्यादि आ भी जाएं तो इसका हम क्या करते हैं, गुनाइटिंग के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। अगर कंक्रीट की कोई स्ट्रक्चर है उसमें दरार आ जाती है तो उसको गुनाइटिंग करके हम ठीक कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये गुण हो गए। अब दोष की बात कर लेते हैं। दोष क्या है इसके? भाई जिसमें गुण है उसके कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं, ठीक है। तो अब दोष की बात करिए, और इसमें तो काफी, जितने गुण थे उतने ही दोष भी हैं। दोष क्या है? देखिए सबसे बड़ा दोष तो यही है, अगर कंक्रीट की कोई संरचना है आप उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद क्या उसका कोई रेट मूल्य बचेगा? नहीं बचेगा। वहीं अगर कोई स्टील की संरचना हो, उसको तोड़िए, कबाड़ में बेचेंगे तब भी कुछ ना कुछ रुपए मिल जाएंगे आपको। तो स्टील का कबाड़ी मूल्य होता है, लेकिन कंक्रीट का कोई कबाड़ी मूल्य नहीं होता। ये सबसे बड़ा अवगुण है इसका, समझ पा रहे हैं? तो ये एक अवगुण तो यही हो गया, क्या? कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य, स्क्रैप वैल्यू 0 होती है। ऊपर से शुरू कर लेते हैं यहाँ से। पहला अवगुण है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफी कम है, बहुत कम है, यानी इसकी संपीड़न सामर्थ्य केवल 10% होती है, इसीलिए इसके साथ स्टील यूज करना पड़ता है। और तो और कंक्रीट जो है ना, ये ब्रिटल मटेरियल है, अगर ये टूटेगा ना तो डायरेक्ट टूटता है, वार्निंग भी नहीं देता। आपने देखा किसी संरचना में दरार क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके साथ सरिया यूज करते हैं। अगर आपने सरिया यूज किया है तो वो डक्टाइल मटेरियल है, दरार पड़ जाएगी। लेकिन अगर केवल आपने कंक्रीट यूज किया, सरिया यूज नहीं किया, डायरेक्ट टूटेगा। अगर कभी आपने, जो आपकी सीढ़ियां, जीने बनते हैं गांव वगैरह में, अगर आपने बिना सरिया डाले जीना बना दिया, कोई सीढ़ी टूटेगी तो सीधे टूटेगी, वार्निंग भी नहीं देगी, क्रैक भी नहीं आएगा उसमें। वहीं अगर सरिया पड़ी होगी तो जान बच जाएगी, ठीक है। तो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफी कम है, अतः इसमें दरार आने की संभावना रहती है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नहीं इसमें, तो क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रैक्स का सीधे टूट ही जाती है, क्रैक्स क्या लिखना, ठीक है। इसमें तन्यता भी कम होती है, बता रहा था ना मैं, ये डक्टाइल नहीं होती, इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है। यह भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमजोर पाई जाती है। जब भूकंप आ गया तो स्टील बच जाएगी, लेकिन केवल कंक्रीट है वो टूट जाएगी, ठीक है। दूसरा, फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है और कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। तो इसमें संकुचन जोड़ छोड़े जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट छोड़े जाते हैं, जिससे दरार को रोका जा सके। यहाँ उपाय बताया है कि इसमें जब सिकुड़न होती है, दोष है इसका कि इसमें सिकुड़न होती है,
जब गीली होगी तो फैलने लगती है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसमें जॉइंट डालने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है, जिससे दरार को हम रोक सकें। आगे, कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर, हाँ जी, कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती सिकुड़ती है, वही बात, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फैलेगी, घट गया तो सिकुड़ेगी। अतः कंक्रीट में हमें एक्सपेंशन जॉइंट भी डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की भी जरूरत पड़ती है, एक्सपेंशन जॉइंट की भी जरूरत पड़ती है, तो ये दोष हैं, ये अलग से डालने पड़ेंगे आपको इसमें जॉइंट। लगातार बलों के प्रभाव में कंक्रीट में क्रीप की समस्या भी पाई जाती है, यानी इसमें क्रीप हो जाती है, अगर लगातार बल लगाते रहेंगे तो उसमें क्रीप का मतलब क्या है, इसकी लंबाई परमानेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, हाँ, जिससे पूर्व प्रबलित कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलों का ह्रास हो जाता है। ये पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट आपको पढ़ाई जाएगी अगले सेमेस्टर में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। फिलहाल याद कर लीजिएगा कि जब इस कंक्रीट पर लगातार बल लगाते रहेंगे तो उसमें क्रीप की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और क्रीप की समस्या उत्पन्न होने से प्री स्ट्रेस कंक्रीट में प्री स्ट्रेस का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है। आगे, कंक्रीट में फ्लोरोसेंस आ जाता है, प्रफुल्लन। कंक्रीट की कोई दीवार है ना, अगर आपने उस पर कलर वगैरह पेंट वगैरह नहीं किया तो कई बार धब्बे धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट्स व्हाइट और ग्रे कलर के, तो उनको प्रफुल्लन कहते हैं, ठीक है। सीमेंट की कोई दीवार देखना आपको दिखाई दे जाएंगे, सफेद सफेद या ग्रे कलर के धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, उसी को प्रफुल्लन कहते हैं। तो कंक्रीट में प्रफुल्लन की समस्या हो जाती है, यह पूर्णतः बेटा अपारगम में नहीं होती, ठीक है, यानी पूरी तरह ये इम्परमेबल नहीं होती है अगर उसमें फ्लोरोसेंस है तो। कंक्रीट में क्षार एवं सल्फेट के प्रभाव से नुकसान हो सकता है, ठीक है, किससे, कंक्रीट में अगर क्षार और सल्फेट की रिएक्शन होगी तो इससे नुकसान हो जाता है, ये भी इसका एक अवगुण है। कंक्रीट की संरचनाओं का भार इस्पातीय संरचनाओं की तुलना में काफी अधिक होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है इसकी स्ट्रक्चर का। आप एक ब्रिज बनाओ कंक्रीट का, एक बनाओ केवल स्टील का, तो स्टील का हल्का रहेगा, कंक्रीट वाला बहुत भारी होगा, ठीक है। अगला, कंक्रीट की मरम्मत काफी कठिन होती है, इसकी मरम्मत करना थोड़ा कठिन पड़ता है, और कबाड़ी मूल्य इसका 0 होता है। कंक्रीट को बेच सकते हैं कबाड़ वाले को, कोई नहीं खरीदेगा, पत्थर है वो तो, लेकिन वहीं अगर स्टील होता तो इसे बेच सकते थे आप, ठीक है। तो ये इसके अवगुण हो गए, तो गुण अवगुण बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मुझे लगता है इतने टॉपिक थे इसमें, सभी टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए अपने, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे स्टार्टिंग में, इन सभी टॉपिक से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और बचा है आपका, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, अन्य पदार्थ की तुलना में कंक्रीट को ही हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कंक्रीट जब हम बनाएंगे, पानी हमारे पास है, सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। दूसरा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो यही आपको लिखना है इसमें, कंक्रीट की तुलना में अन्य निर्माण पदार्थों के प्रयोग में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। लकड़ी के ज्यादा प्रयोग से बेटा जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कम होंगे तो पशु पक्षियों के लिए दिक्कत है, इन्वायरमेंट सिस्टम खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो लकड़ी के ज्यादा प्रयोग से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस्पात जो है महंगा है, लकड़ी बता दी हमने, लकड़ी क्यों यूज नहीं कर रहे, स्टील ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं, ये कंक्रीट ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी ज्यादा यूज करेंगे तो जंगल कम होंगे, जंगल कम होंगे तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जीव जंतुओं के लिए नुकसान रहेगा। और अगर हम स्टील का ज्यादा यूज करें तो स्टील महंगा पड़ता है, इस्पात बहुत महंगा है, ठीक है। इसके निर्माण से भी, स्टील के निर्माण से भी प्रदूषण फैलता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में निर्माण होता है इसका। परंतु कंक्रीट के सभी संघटक, सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाते हैं। वर्तमान में जो तैयार कंक्रीट है इसका प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। तो समझ आया आपको, पहला प्रेफरेंस समझ आया, कंक्रीट को क्यों यूज कर रहे हैं, कंक्रीट को यूज कर रहे हैं क्योंकि लकड़ी का ज्यादा यूज करेंगे तो जंगल कम हो जाएंगे, प्रदूषण होगा वहां पर, मतलब ये पर्यावरण जो है उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम स्टील यूज करें तो स्टील महंगा है, इसके निर्माण के समय प्रदूषण बहुत होता है फैक्ट्रियों से, तो इसीलिए कंक्रीट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कंक्रीट को इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके जो पदार्थ होते हैं निर्माण वाले, सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी, ये सभी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। दूसरा, कंक्रीट की इमारतें जो होती हैं वो अन्य संरचनाएं
अन्य निर्माण पदार्थों के मुकाबले सस्ती होती हैं। सस्ती क्यों? क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है हर जगह, ठीक है। माइनिंग करके पत्थर आप गिट्टी ले आइए, पानी उपलब्ध है ही अपने पास, सीमेंट भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये सस्ती है और इन्हें कहीं दूर से भी नहीं लाना पड़ता, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बच जाता है, परिवहन का खर्च बच जाता है, इसीलिए इसका यूज कर रहे हैं। आगे, इस्पात एवं प्रकाष्ठ पर पेंट इत्यादि करना पड़ता है। अगर लकड़ी है, पेंट नहीं करेंगे घुन लग जाएगा। स्टील का यूज किया, जंग लग जाएगा। लेकिन कंक्रीट पे कभी जंग लगता है? नहीं लगता, ना ही घुन लगता, ठीक है। तो इस्पात एवं प्रकाष्ठ पर पेंट इत्यादि करना पड़ता है, जिससे उनमें क्षय ना हो, दीमक इत्यादि से बचा जा सके। परंतु कंक्रीट में ऐसी कोई समस्या होती नहीं है, तो ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है पेंट करने की, तो ये खर्चा बचता है इसमें। आगे और क्यों यूज करते हैं? सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं अन्य संरचनाओं की तुलना में आकर्षक लगती हैं और सुंदर लगती हैं। देखें ना, सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रक्चर बहुत सुंदर होती हैं, ठीक है। इस्पात एवं प्रकाष्ठ की संरचनाओं में जोड़ लगाना एक विशिष्ट कार्य है। स्टील में और प्रकाष्ठ की संरचना, जैसे टावर देखे आपने, टावर में अगर आपने स्टील की सीधी छड़ों को जोड़ रखा है, कई जगह ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना दी, तो बहुत सारे जॉइंट होते हैं उसमें, ठीक है। लकड़ी के भी कुछ संरचना बनाएंगे, उसमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं आपको। इससे क्या होता है? इसकी कमजोरी से पूरी संरचना धराशायी हो सकती है, गिर सकती है। हालांकि जॉइंट आसानी से टूटते नहीं है, रिवेट जॉइंट, बेल्ट जॉइंट बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर जॉइंट है किसी स्ट्रक्चर में, तो वो सबसे कमजोर पार्ट है जॉइंट वाला ही, ठीक है। जॉइंट वाला पार्ट कमजोर होता है, इसलिए जॉइंट का डिजाइन पढ़ाया जाता है स्टील स्ट्रक्चर में। लास्ट के सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, छठे में उसे। कंक्रीट जोड़ रहित है, हालांकि कंक्रीट में भी दो जगह जोड़ दिए जाते हैं। एक संकुचन जोड़, जब कंक्रीट सूख जाती है तो उसमें संकुचन होता है थोड़ा सा, उसके लिए, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलती है, उसके लिए एक्सपेंशन जोड़। दो जोड़ तो कंक्रीट में भी दिए जाते हैं, लेकिन स्टील और प्रकाष्ठ में ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा है कंक्रीट जोड़ रहित है, पूरी तरह जोड़ रहित नहीं होता है, दो तरह के जोड़ होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी आप लिख देंगे इसके मुकाबले कम होते हैं, इसलिए लिख देंगे कंक्रीट जोड़ रहित होती है तथा इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ये बात ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है? कंक्रीट एक सामर्थ्यवान पदार्थ है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसकी सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जंगरोधकता, अग्निरोधकता आदि सभी गुण अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में अच्छे होते हैं। इसकी सामर्थ्य भी ज्यादा होती है, टिकाऊ भी है, उम्र भी ज्यादा है, इस पे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कंक्रीट पे, आग से जलेगी नहीं, ये जंगरोधी है, तो इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट हैं, एक बार और पीडीएफ से इसको पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि हम कंक्रीट का यूज क्यों ज्यादा करते हैं। क्लियर भाई? तो इतना ही था, यस, खत्म। पीडीएफ के लिए ध्यान रखेंगे जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, जीटेक पॉली सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सभी, ठीक है। बाकी कोई कैसी भी क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच। खत्म हो गया आपका लेक्चर बच्चों, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर। हमने एक सिंगल लेक्चर में आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज कर लिया, सभी लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सभी टॉपिक्स को यहाँ रिवाइज करा दिया। वही सब टॉपिक्स आपके उन क्वेश्चंस के आंसर में लिखे जाएंगे। तो अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर, और दूसरे चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिंगल लेक्चर में उन सबको रिवाइज कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।